लगभग 2 घंटे हो चुके हैं, लेकिन पहले घंटे की जानकारी आई है कि 5.59% वोट पहले घंटे में पड़े हैं, जिन 50 सीटों पर वोटिंग हो रही है। तेजस्वी वोट डालने पहुंच चुके हैं, उन्होंने वोट डाला है। इन सब के बीच सुशील मोदी वोट डालते हुए दिखाई दिए। इंतजार हो रहा है कि लालू यादव भी वोट डालेंगे और दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी बख्तियारपुर में डालेंगे। लेकिन हम वहां पर चले उससे पहले चूंकि एक जानकारी दे दें, हमारे साथ जितने भी तमाम वरिष्ठ पत्रकार यहां पर मौजूद हैं, सबका कोई ना कोई ताल्लुक किसी ना किसी तरीके से बिहार से जरूर रहा है, और इसलिए बिहार की नब्ज को पकड़ने की कोशिश हम इस घंटे में करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई बिहार का जनादेश कई मायनों में देश के लिए कितना महत्वपूर्ण और क्यों होगा। नलिनी सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नलिनी सिंह जी, आप तो सीतामढ़ी से आती हैं और सीतामढ़ी में हमने सुना वो भाषण जो दे रहे थे जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार के मुशायरे का जिक्र किया मोदी जी ने। लेकिन एक सवाल जहन में है और उससे आगे हम लोग लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं, जिस तरीके से बिहार के वोटर को राजनीतिक तौर पर जागरूक माना जा रहा है, उसके डायलॉग्स को देखिए, उसकी पूरी ट्रेनिंग को देखिए, क्या नेता कमजोर साबित हो रहे हैं अपने भाषणों के जरिए, या वो बिहार को इस रूप में दिखाना चाह रहे हैं? क्या है स्थिति, मानसिकता क्या है? देखिए, बिहार में एक तो जो ज़ुबान है उसके ऊपर पूरा सबको एक इस तरह से एक मीठी ज़ुबान है और इतना राजनीतिक उसमें पुट रहता है कि राजनेता वैसे ही लुढ़क जाता है। क्योंकि जो लोग हैं वहाँ पर, कल आपने सीतामढ़ी का जिक्र किया, मैं आपको बता दूं कि 3 किलोमीटर दूर तक से कोई भी वाहन नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था वहाँ पर। तो लोग जो पैदल चल के, बूढ़े बुजुर्ग, छोटे छोटे प्राइम मिनिस्टर का भाषण सुनने, कल प्राइम मिनिस्टर का भाषण सुनने। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल प्राइम मिनिस्टर का भाषण सुनने, कोई भी नेता आ जाए भीड़ जुटती है। सिर्फ ये ना समझिए कि ये लोग कि इस वक्त एम्प्लॉयमेंट नहीं है, रोजगार नहीं है इसलिए आते हैं क्योंकि इनको लगता है कि अब कितने साल, अब ये सब सवाल भी होते, साथ में वो अपनी जात पर अंत में वोट डाल देते हैं। तो जो पहली चीज़, अब सीतामढ़ी कहिए या नॉर्थ बिहार कहिए या अभी सेंट्रल बिहार में जहाँ आज हो रही है वोटिंग, कुछ भी हो, ये फर्स्ट जिसे कहते हैं क्लासिफिकेटरी वेरिएबल, पहली चीज़ आपको देखनी पड़ती है कि ये जात कहाँ जा रही है। इसीलिए इस बार जब थोड़ी सी जो जात रह गई है ईबीसी की, अति पिछड़ी, जिन्होंने अभी कमिट नहीं किया है, उन्हीं के ऊपर अब दारोमदार है कि कहाँ जाएंगे। बाकियों ने तो कमिट कर ही लिया है। और ईबीसी खुद को मोदी जी ने बतला भी दिया। जी, चलिए इस पे भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 रिपोर्टर जुड़ चुके हैं। सुजीत झा बख्तियारपुर में है, पटना में मनोज्ञा है और छपरा में बालकृष्ण है। सुजीत, हम आपसे सवाल करें उससे पहले लगता है हमको आपकी रिपोर्ट दिखा देनी चाहिए। चंद मिनट पहले सुजीत झा उस बंदर के दायरे में आ गए, हमारा कैमरा भी आ गया, जरा देखिए रिपोर्ट। वोट की कतार में लगे लोग हट गए हैं इस बंदर की खौफ की वजह से। इतना खौफ है, यहाँ पर पत्रकार को भी, 2 पत्रकारों को भी नुकसान पहुंचाया है इस बंदर ने। और एक तरह से आप देख सकते हैं कि वोटिंग पूरी तरह से रुका हुआ है अब, और ये मतदान केंद्र के अंदर तक भी चला जाता है। तो ये व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए इससे बचने के लिए, क्योंकि लगातार ये पूरे मतदान के मॉडल बूथ है, ये आपको बता दें मॉडल बूथ है, और मतदान देने के लिए काफी संख्या में लोग बाहर भी मौजूद हैं। और लेकिन इसकी वजह से सारे मीडिया सब परेशान हैं, पूरे आप ये कह सकते हैं कि मतदाता परेशान हैं। यहाँ पर इसको हटाने का, इसको भगाने का कोई इंतजाम नहीं है, और जिसकी वजह से लगातार ये बताइए क्या कितना आतंक मचा रखा है। ये आज कम से कम 15-17 आदमी को काट चुका है सर। 4 का ट्रीटमेंट तो मैंने अपने से करवाया है, फर्स्ट एड बॉक्स ला कर रखा है। इसको सर किसी तरह भगवान, यहाँ पर व्यवस्था है कुछ कोई व्यवस्था नहीं है सर। प्राथमिक चिकित्सा की कुछ व्यवस्था है? सिर्फ बैंडेड है, बीटाडीन है, इसके अलावा कुछ नहीं है सर। बगल में प्राथमिक उपचार केंद्र है, वहाँ पर जाकर हम ATS का सुइया दिलवा रहे हैं और उनको अपने पॉकेट खर्च से एंटी रेबीज का इंजेक्शन लेना है सर। कोई सुविधा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सुरक्षा के बड़े इंतजाम है, पारा मिलिट्री तैनात है, बावजूद इसके बंदर पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है, और लगातार ये आतंक मचाए हुए है, और जिसकी वजह से मतदान यहाँ पर बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सुजीत कुमार झा, बख्तियारपुर, आज तक। आपकी रिपोर्ट देखने के बाद सुजीत जी, नीतीश जी निकलेंगे कि नहीं घर से?
नहीं प्रसून जी, 9:15 बजे का टाइम है उनका वहाँ से निकलने का, और मुझे लगता है कि 10 बजे तक यहाँ पहुँचेंगे। लेकिन बंदर का आतंक वाकई काफ़ी गंभीर मसला है इस बूथ पर खास तौर पर। हालांकि बख्तियारपुर के लोग पिछले 3-4 महीने से इसके आतंक को झेल रहे हैं, और ऐसा बताया जा रहा है कि 1,000 हजार लोगों को ये काट चुका है। तो इस बूथ पे जहां पर नीतीश कुमार को वोट डालना है, सुरक्षाकर्मी भी काफी चिंतित हैं। अगर वो मुख्यमंत्री आते हैं और उस समय कुछ इस तरह का ये बंदर कुछ हरकत करता है तो वाकई ये काफी मुश्किल में डालने वाला होगा, कि सुरक्षा का भी मामला है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये मॉडल बूथ है, और इसमें ये बंदर बार बार हर मौके पर आकर ये आतंक मचा रहा है। 2 पत्रकारों को भी काट चुका है, और जिसकी वजह से यहाँ अभी थोड़ी देर पहले एक बूढ़ी औरत थी करीब 60-65 साल की, वो आई थी वोट डालने, चल नहीं सकती थी, बैठी हुई थी, बंदर उनको काट के चला गया, काफी रो रही थी वो। तो ये यहाँ का माहौल है। तो निश्चित तौर पर यहाँ के हमने थाना से भी बात की, जो पुलिस वाले हैं उनका कहना है कि हमने कई महीने पहले फॉरेस्ट विभाग को लिख के दिया था कि इस बंदर को यहाँ से पकड़ा जाए, हटाया जाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो निश्चित रूप से देखा जाए तो इस बंदर की वजह से जो वोट प्रतिशत बढ़ रहा है इस बार, खासतौर पर इस बूथ पर इसका असर जरूर पड़ेगा। निर्वाचन आयोग जो कि लगातार वोट प्रतिशत बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, ये बंदर उस पर पानी फेर सकता है, खासतौर पर बख्तियारपुर के इस बूथ पर और इसके अगल बगल में जो बूथ हैं। वो महिला को भी दिखला रहे थे जिसका जिक्र आपने किया, उनके हाथ में इस बंदर ने काटा है, और एक ये स्थिति है। हालांकि मचाया हुआ है, कई सारे लोगों को खा गया है, क्या कुछ अरेंजमेंट कुछ सर? इसके लिए मैं अपने से सीनियर को कहा हूँ, वो बोले हैं कि वन विभाग वाले को भेज रहा हूँ, लेकिन अब वो वन विभाग वाले कब आएंगे क्या कहूँ मैं सर। जिस तरह आप देख रहे हैं कितने लोगों को अब तक काट, मेरे आँख के सामने तो 6-7 को काट चुके हैं। 2 का ट्रीटमेंट मैंने करवाया, 3रे को मैं ट्रीटमेंट करवाने के लिए ले जा रहा हूँ। लेकिन बता रहे हैं कि यहाँ के जो पास का हॉस्पिटल है उसमें रेबीज के इंजेक्शन भी नहीं है, वो सिर्फ टिटनेस का इंजेक्शन दे करके छोड़ दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो बंदर की परेशानी बख्तियारपुर में नजर आ रही है, लेकिन इन सब के बीच अलग अलग जगहों पर दीघा में कुछ देर बाद लालू यादव वोट डालने पहुंचेंगे। बख्तियारपुर में चूंकि 10 बजे नीतीश कुमार को पहुंचना है, 9:15 बजे वो पटना से निकलेंगे। ये सारी स्थितियां अलग अलग जगहों पर। मनोज्ञा, लालू यादव का पूरा परिवार उस जगह पे आएगा जहां पर दीघा में खासतौर से जहां पर आप मौजूद हैं, लेकिन पहले घंटे में 5.5% मतदान, ये औसत है तमाम 50 सीटों का, लेकिन वहां पर पटना में क्या स्थिति है? नज़ारा थोड़ा सा अलग है। भले ही वोटिंग स्लो चल रही हो, लेकिन कतारों में लोग लगे हुए हैं। सुबह से काफ़ी लंबी कतारें हैं। काफ़ी लोगों ने कंप्लेन भी की कि जो ईवीएम्स हैं वो शायद स्लो चल रही हैं, जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच अगर मैं आपको कतारें दिखाऊं तो महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, और ये बहुत अच्छी खबर है चुनाव आयोग के लिए, क्योंकि जिस तरह से इस बार मतदान के लिए कैंपेन चलाया गया था और लोगों को आगे आने के लिए बहुत उकसाया गया था कि वो आए, उत्साह के साथ वोटिंग करें और इस बार वोटिंग करें, तो इन सब के मद्देनजर महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा हो रही है पटना शहर में, क्योंकि ये दीघा कॉन्स्टिट्यूएंसी पड़ती है जहां पर लालू प्रसाद यादव वोट करेंगे। और इंटरेस्टिंगली बात यह है कि यहां से जेडीयू कैंडिडेट हैं, लेकिन वोटर आरजेडी के होंगे। उनका पूरा परिवार एक एक करके आ रहा है, क्योंकि सबका अलग अलग पूरी नियमावली रहेगी सारे दिन की। कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई मधेपुरा जाएगा, और उसके बीच में, इन सबके बीच में परिवार यहाँ पर वोटिंग करने भी आ रहा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा, परिवार भले ही साथ में एक ही पार्टी को वोट दे, लेकिन एक एक करके वोट देगा सारे दिन में। चलिए, आपके पीछे, आप चूंकि स्कूल में ये पोलिंग बूथ बनाया गया, आपके पीछे लिखा भी है, सब पढ़ें सब बढ़ें आगे। बालकृष्ण ने वहां से सवाल उठाया था शिक्षा और स्वास्थ्य का, कि किस रूप में डेवलपमेंट का मसला भी है, लेकिन तेज प्रताप का क्या कहना है, जरा हमारे संवाददाता ने उनसे बात की है। ये महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। लालू यादव का पूरा परिवार एक एक कर वोट देने जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तेज प्रताप यादव। तेज जी, ये बताइए कि आज आपका मतदान है, आप लोग किस तरीके से इस चुनाव को देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि महागठबंधन का 100% पूरा जीत होने जा रहा है। आप लोगों में हुजूम देखेंगे, खासकर महिलाओं में देखेंगे कि अब बूढ़ी महिलाएं, अभी रिपोर्ट आया राघोपुर का और महुआ का, सब लाइन में लग करके, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले केवल जेंट्स लोग, महिलाएं घर से नहीं निकलती, लेकिन अब महागठबंधन का जो लहर है उसमें महिलाएं भी और बुजुर्ग जो महिलाएं वो भी निकल करके अपना मतदान को दे रही है। आप दोनों की सीट, आप दोनों इस चुनाव में हैं, लगातार अपने क्षेत्र में आप लोगों से पूछ रहे होंगे क्या स्थिति है, कितना असर है प्रधानमंत्री ने जो आप लोगों के बारे में बात कही उसके बाद?
उस सब प्रधानमंत्री जी का जितना भी बात है सब बेबुनियाद बातें हैं। प्रधानमंत्री जी तो अपना सभा भी कैंसिल कर दिए। महागठबंधन से इतने घबरा गए, इतने डर गए कि उन्होंने अपना सभा भी कैंसिल कर दिए। लेकिन पूरे महागठबंधन का 100% जीत होने जा रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि आप दोनों भाई पर सबसे ज्यादा निगाहें लगी हुई हैं इस वक्त चुनाव को लेकर के, और सारे लोग आप पर भिड़े हुए हैं। सारे लोग भिड़े हुए हैं इसलिए क्योंकि हताश हो गए हैं। नौजवान हैं, नौजवान कुछ करेगा देश के लिए, इसलिए सबकी निगाहें हैं। आपको लगता है कि जो दोनों सीट वैशाली से आप दोनों भाई लड़ रहे हैं, आप लोग को जनता आपका साथ देगी? जनता साथ दे रही है। आप सभाएं नहीं देख रहे हैं, भीड़ देखिए लोगों का किस तरीके से रुझान है। उर्मिलेश जी, एक सवाल हर जहन में होगा। लालू यादव पहले लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर हमला कर रहे थे। कल मीसा निकल कर आई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कुछ देर पहले हमने तेजस्वी को देखा वोट डालते समय, वो भी सीधे हमला कर रहे थे। किस तरीके की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अब तेज प्रताप भी देख रहे हैं। सवाल तेज प्रताप, तेजस्वी और मीसा, किस रूप में आप इन तीनों को देख पा रहे हैं? देखिए, इसमें मीसा जो उनकी बड़ी बेटी है वो पहले चुनाव लड़ी और हार गई, और रामकृपाल से हारी, जिसको वो चाचा कहती थी, और चाचा को समझाने भी गई थी कि आप बीजेपी की तरफ मत जाइए उनके बंगले पर। वो फुटेज सबको याद होगा दिमाग में, उसकी छवि। तो बहुत तेज तरह वो लड़की है, इसमें कोई दो राय नहीं। और राजनीतिक मैच्योरिटी इसमें पहले से इसलिए है क्योंकि लालू के बुरे दिनों में या लालू के संघर्ष के दिनों में वो उसकी पैदाइश हुई, और पैदाइश हुई तो घर का जो माहौल था, बहुत ही गरीब परिवार में थे उस दौर में, ये बात सही है, और उस दौर में उसका लालन पालन हुआ तो उसमें मैच्योरिटी दिखती है। जहाँ तक तेज प्रताप का सवाल है, इनमें कोई राजनीतिक वो उस तरह की तेजस्विता या उस तरह की कोई मैच्योरिटी नहीं दिखती। लेकिन तेजस्वी जो उनका छोटा बेटा है, उसकी बातें जो एक जर्नलिस्ट के तौर पे हम लोग सुनते हैं तो लगता है कि उसके अंदर एक राजनीतिक प्रक्रिया की वो जरूर पैदाइश नजर आ रहा है, उसके अंदर एक सोच है। तो ये दो बच्चे उनके मुझे लगता है हैं। लेकिन मेरा ये हमेशा कहना रहा है और आज भी मैं कहता हूं कि अगर आप वंशवाद के खिलाफ बोलते रहे, अगर आप राजनीति करते रहे, तो इस चुनाव में भी कोशिश करनी चाहिए थी कि आप अपने एक बच्चे को लड़ाते। कोई नहीं कहता, दो बच्चों को लड़ाना मैं समझता हूं ये उचित नहीं था। उनका फैसला अपना अपना है। बहुत लोग 3-3 लोगों को लड़ाते हैं, 4-4 लोगों को लड़ाते हैं, लेकिन ये जरूर करना चाहिए था। उनके लिए तो पूरी पार्टी उनकी है, उनका सभी लोग उनके साथ हैं। रामकृपाल जी, ये विरासत कहाँ जाएगी? परिवार के 3 सदस्य। जी, हम लोग परिवार बात की मुखालफत बहुत करते हैं, लेकिन हकीकत जमीनी सच्चाई जब देखते हैं तो उल्टा होता है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पूरा फैमिली सिर्फ परिवार को ही वोटर ने जिताया, पार्टी को एक भी सीट नहीं दी। आप ये कंट्रास्ट है। उत्तर प्रदेश इतने बड़े स्टेट में जहां की विधानसभा मतलब राज्य में जिस पार्टी का शासन है, वो 2014 में मतदाताओं ने परिवार के सबको जिता दिया। 4-5 लोग थे, 5 को जिता दिया, और पार्टी को एक भी नहीं वोट दिया। तो इसलिए मैं कहता हूं, व्हाट इज एंड व्हाट आट टू बी, देयर इज ऑलवेज अ गैप बिटवीन रूल एंड रियलिटी। अब हम लोग जिस नजरिए से देखते हैं, वोटर किस नजरिए से देखता है, ये बड़ा अद्भुत संयोग है। अब जैसा इन्होंने उर्मिलेश जी ने कहा कि कई तरह के कई समीकरण हैं, 8 नवंबर को पता चलेगा कि पार्टी को भी जिताया है या परिवार को ही जिता रहा है, या पार्टी और परिवार दोनों को जिता रहा है, ये पता चलेगा। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। क्या आलोक जी, इसका मतलब ये माना जाए कि बेस्ट ऑप्शन चुनने का ये है कि चूंकि कोई नहीं है तो परिवार का जो सबसे कद्दावर है वो कॉम्पिटिटिवली ज्यादा प्रभावशाली होगा, तो उसी के साथ चले जाएं? देखिए प्रसून जी, एक बात आप माने, जो गांव से आप और हम लोग बहुत सारे लोग पूछे, वो एक गांव में एक प्रतिष्ठा होती है कि यदि इन्होंने कहा, इनके दादाजी ने हमारे बच्चे को एडमिशन दिलाया था, इनके भाई ने हमारे लिए बहुत मदद किया था, वो जो क्रेडिबिलिटी जो बनती है, मुझे लगता है लालू हो या कांग्रेस में भी शुक्लाज रहे, पार्टी रहे, जो भी बंदा अपर कास्ट या लोअर का जो भी कहें आप, सोनिया और राजीव परिवार को छोड़ दे। लेकिन इसके अलावा भी आप देखें, त्रिपाठी, कमलाबाई त्रिपाठी के आप नहीं, इसमें खुशबू है तो, कद्दावर होने की भी, कद्दावर होने की, दबंग होने की भी। नहीं, इतने सालों तक यदि आपने अपने इलाकों में लोगों को मोबिलाइज किया है, वो उनको भरोसा होता है कि ये लोग मेरा अभी भी साथ देंगे, क्योंकि मैंने इनका दुख सुख में साथ दिया है। मुझे लगता है कि वो ठीक है कि वो उनका उत्तराधिकारी बनाना किसको चाहेंगे, ये उर्मिल जी ठीक कहा। यदि एक उदार दृष्टि हो तो भाई शास्त्री जी ने तो ऐसा नहीं किया, हरिकृष्ण शास्त्री आए थे, अभी भी वैसे सुनील शास्त्री और हम एक तस्वीर दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। दिलावरपुर की तस्वीर है जहां पर वोटरों ने ट्रांसफार्मर पे नोटा लिख दिया है। नोटा चुनाव आयोग ने
बिजली यहाँ पर नहीं है तो इसका गुस्सा है, और वोट फॉर नोटा ये ट्रांसफार्मर के ऊपर ही टांग दिया है। ये एक गुस्सा है ग्रामीण इलाकों में, बिजली नहीं है तो ट्रांसफार्मर आपने यहाँ क्यों लगा रखा है, ट्रांसफार्मर नहीं तो वोट नहीं, ये एक वोट फॉर नोटा। अगर आप किसी को वोट नहीं देना चाहते हैं जो उम्मीदवार हैं, तो चुनाव आयोग ने इसमें ईवीएम में इस बार व्यवस्था भी की हुई है, 2014 से ही व्यवस्था है कि नोटा में आप दबा दें तो आप किसी को भी वोट नहीं दे रहे हैं, इसका प्रावधान है। अब इस सवाल को जरा सा हम आगे ले जाते हैं संजय जी, जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि किसी ने कहा तो उसका एक महत्व है। हमने मोकामा में देखा अनंत सिंह को लेकर एक गजब तरह का उत्साह, एक रॉबिन हुड प्रवृत्ति भी निकल कर आई इस दौर में दबंगई के जरिए, क्या वो भी मायने रखती है? बिल्कुल, आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया, रॉबिन हुड इमेज। अगर कानून की दृष्टि से देखें तो हम कहते हैं ये क्रिमिनल है, इनकी छवि खराब है, इनकी क्रिमिनल छवि है, ये आतंक फैलाते हैं। लेकिन वोटरों के नज़रिए से देखें तो ये वही लोग हैं जो शायद कुछ लोगों को परेशान करते हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में जो गरीब तबके के लोग हैं उसको किसी न किसी प्रकार से मदद करने की कोशिश करते हैं। तो ये रॉबिन हुड इमेज जो है उनकी विक्ट्री में, इसका मतलब है कि गवर्नेंस महत्वपूर्ण नहीं है, इसका मतलब है कैंडिडेट और उसका रॉबिन हुड हिस्सा महत्वपूर्ण है। नहीं, जैसे एक मतदाता जब हम वोट डालने जाते हैं तो कौन सी वजह से, कौन सा चीज हमारे दिमाग पर है वोट डालने के निर्णय में, वो कई चीजें चलते रहती है। उसी तरह से जब वोटर, एक मतदाता वोट डालने जाता है तो क्या सिर्फ वो रॉबिन हुड को देख के वोट डालता है, क्या वो सिर्फ गवर्नेंस को देख के वोट डालता है? कई तरह के द्वंद्व रहते हैं मन में, और जब वोट डालने के समय लगता है कोई ना कोई एक फैक्टर हाथ में। मुझे लगता है कि आज के अगर संदर्भ में देखें तो बक्सर में आज आपको ये बहुत अच्छा इसका टेस्ट मिल जाएगा। दिलमणि देवी, कैलाशपति मिश्र जो कि फाउंडर हैं भाजपा के, उनकी पुतोह यानी कि उनकी डॉटर इन लॉ हैं, तो दिलमणि देवी को दिया नहीं टिकट और वो जदयू में चली गई, और अब जदयू के जो कैंडिडेट हैं उनको बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट कर रही हैं बक्सर में। तो अब ये देखना है कि दिलमणि देवी, आप ये यहाँ ये भी बताइए बीजेपी ने किसको टिकट दिया? बीजेपी ने टिकट दिया, एकदम से मुझे नाम तो नहीं याद है, उसको दिया जिसको 6 महीने पहले निकाल दिया। एग्जैक्टली। तो अब ये देखना है कि पार्टी को अगर देना है तो भाजपा, अगर नहीं तो अगर दिलमणि देवी को दे रहे हैं यानी कि जो रॉबिन हुड थी या कैंडिडेट थी, तो फिर पता लग जाएगा आज का। लेकिन मुझे ये जरूर कहना है, तेजस्वी 9th ड्रॉप आउट है, 9वीं क्लास शायद उन्होंने की नहीं की, फिर वो क्रिकेट पे चले गए। मुझे कहना है कि देखिए आगे चलकर ये शिक्षा का अभाव कहीं आड़े ना आए। हम समझते हैं कि ये रॉबिन हुड तक तो चल जाएगा, लेकिन अगर पॉलिसी बनाना है, अगर बिहार को दरअसल इसमें से निकालना है जहां पर 25 साल से या 50 साल से बिहार है, तो क्या फिर आपको शिक्षा, विजन, कई चीज़ों की क्षमताओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, ये सवाल हमको यही लग रहा था, आरक्षण का सवाल, चूंकि बिहार इलेक्शन में हम इस पे आ रहे हैं रुमलेश जी थोड़ी देर। 1 घंटे में तकरीबन 5.5% वोट पड़े हैं, लेकिन इन सब के बीच लालू यादव वोट डालने पहुंचे हैं। लालू यादव दीघा में वोट डाल रहे हैं, जो कि पटना जिले में आता है। वहां की तस्वीरें आप सीधे देख पा रहे हैं, और ये वाकई बड़ा रोचक है कि दीघा में लालू यादव को जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट के लिए वोट डालना होगा, और बख्तियारपुर में नीतीश कुमार को आरजेडी के कैंडिडेट के लिए वोट डालना होगा। ये गठबंधन 101 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, और बाकी 41 सीट जो है वो कांग्रेस को दी गई है। लेकिन इस खासतौर से तीसरे चरण में, जहां पर देखिए पूरा परिवार वहां पर पहुंचा है, उनका परिवार के तमाम सदस्य भी साथ नजर आ रहे हैं, राबड़ी देवी भी नजर आ रही है, तेज प्रताप भी नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप चुनाव लड़ रहे हैं महुआ में, लेकिन चूंकि वोटर लिस्ट में नाम उनका यहीं पर है, और तेजस्वी का भी, यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि तेजस्वी और तेज प्रताप में बड़ा कौन है, यह भी इस मतदाता सूची में बदल गया। उम्र जो छोटा था उसकी ज़्यादा हो गई, जो बड़ा था उसकी कम हो गई, और लालू यादव ने कहा इसमें हम क्या करेंगे, तो जो पर्ची आई है उसी लिहाज से देखेंगे।